नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस के एक टॉपिक के बारे में। पिछली जो हमारी क्लास थी वो साइंस में हम लोग अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा सा समझे थे और अम्ल क्षार की कुछ निश्चित तत्वों या पदार्थों के साथ अपक्रिया को देखे थे, जैसे अम्ल की क्षार की परस्पर अपक्रिया जिसे उदासीनीकरण अपक्रिया हम कहते हैं, ठीक है। अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया, अम्ल की अधातुओं के साथ अपक्रिया, ठीक है। अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया, अम्ल जब धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड मतलब धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का ऑक्साइड Na2O मैं कह दूँ, Na2O कह दूँ, ठीक है। अगर इसके हम अपक्रिया अम्ल से करवा दें, इसकी अपक्रिया अम्ल से करवा दें तो ये हो जाएगा 2NaCl और प्लस में 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। मतलब अगर हम अम्लों की अपक्रिया धातु ऑक्साइडों के साथ करवा दें, अम्लों की अपक्रिया अगर हम धातु ऑक्साइडों के साथ करवा दें तो हमको लवण तथा क्या मिलता है, जल मिलता है, ठीक है। और जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया परस्पर करवाई जाती थी या एक दूसरे के साथ करवाई जाती थी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अपक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावहीन कर देते थे या उदासीन कर देते थे। उसी अपक्रिया को हम क्या कहते थे, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या नाम है, पीएच मान के बारे में। पीएच मान क्या होता है, देखिए पीएच मान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा विशेष आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ठीक है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 10th के। तो पीएच मान के बारे में थोड़ा सा देखो। पीएच मान होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें पीएच मान जो होता है ये क्या किया जाता है, किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को ज्ञात किया जाता है। एक प्रकार का एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ये स्केल होता है। अब ये जो स्केल होता है पीएच मान, ये जो स्केल होता है पी स्मॉल होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल जो होता है ये एक प्रकार की ऐसा स्केल होता है, ऐसा स्केल ये होता है कि इसमें मतलब बताता है कि अम्ल कहाँ से कहाँ तक अम्ल होगा, कहाँ से कहाँ तक क्षार होगा, या क्या बढ़ने पर क्या घटने पर क्या होता है, अम्लता या क्षारकता क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पटरी ऐसी दी गई हो जिसमें 0 से लेकर 14 तक की काउंटिंग दी गई हो, 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग दी हो। बीच में क्या होगा, 7, बीच में क्या होगा, 7 होगा। 7 बिल्कुल मध्य में होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे। 7 कहाँ होगा, बिल्कुल मध्य में होगा, ठीक है। 7 अगर बिल्कुल मध्य में होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, अर्थात ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अम्लता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अम्लता का बढ़ता क्रम, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, आपकी क्षारकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम नींबू वगैरह की बात करें तो जैसे नींबू की या ब्लड की बात करते हैं तो लगभग ये 7.4 के आसपास होता है इसका पीएच मान, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि और जल का पीएच मान क्या होता है, ये उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, ना तो ये खट्टा होता है ना तो इसमें तीखापन पाया जाता है, ठीक है। तो ये उदासीन होता है। और ऐसे ही हम देखें 2.4 के आसपास देखें तो नींबू वगैरह का होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लिया जाता है तो 10 हो जाता है पीएच मान। तो ये सब पीएच मान दिखाते कर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 तत्व दे दें, ABCD 4 तत्व या 4 पदार्थ कह दीजिए कि आपके पास 4 पदार्थ हैं, आपके पास 4 पदार्थ हैं, ठीक है। 4 पदार्थों में से एक का पीएच मान 5 है, एक का पीएच मान 6 है, एक का पीएच मान 4.3 है, एक का पीएच मान 10 है, एक का पीएच मान क्या है, 10 है। अब एक बात बताओ कि इसमें बताइए कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 7 से 6 की तरफ बढ़ते हैं, या 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हमारा अम्लता क्या होती है, अम्लता का बढ़ता क्रम क्या होता है, अम्लता बढ़ती जाती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 14 जो होता है वो क्षारकता किसकी होती है, NaOH की होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कहा जाता है कि सबसे प्रबल क्षारीय होता है। ये क्या होता है, सबसे प्रबल क्षारीय होता है, ठीक है। सबसे दुर्बल, जैसे मान लीजिए कि अगर हम HCl की ले लें तो ये HCl का पीएच मान नियर अबाउट 0 के आसपास, 0.1 के आसपास होता है, ठीक है। तो HCl कहा जाता है कि प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्लों में HCl हो गया, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है कि इनकी अम्लता ज़्यादा होती है, इनकी अम्लता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पीएच मान घटता है। पीएच मान घटने का मतलब क्या होता है, पीएच मान घट रहा है इसका मतलब क्या है कि अम्लीयता बढ़ रही है, और पीएच मान बढ़ रहा है इसका मतलब क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जैसे मान लीजिए कि पीएच मान किसी का 10 है, अगर पीएच मान 10 है तो वो अम्लीय होगा कि क्षारीय, वो क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से आगे जब जाते हैं, 7 पर जाते जाते 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो अम्लीयता रहेगी, लेकिन 7 से आगे जैसे जाएंगे वो क्या होगी
कि उसकी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ने लगेगी, वो क्षारीय प्रकृति का होने लगेगा। 7.4 क्षारीय, अर्थात हमारा ब्लड जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ 10 अगर हम ले लें, 10 अगर ले लें तो क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का। और उसके बाद फिर अगर हम 14 का ले लें तो 14 क्या हो जाएगा, 14 क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका पीएच मान पीएच स्केल में सबसे टॉप पर है, अर्थात क्या होगा, ये सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो अम्ल और क्षार की अगर नॉर्मल सी बातें करें तो ये हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि आपके पास 4 तत्व दिए गए थे, 4 तत्व या पदार्थ जो भी दिए गए थे, ठीक है। अब 4 तत्व या पदार्थ जो भी आपको दिए गए हैं, इनमें हमको अम्लता अगर देखना है, इनमें अगर हमको अम्लता देखना है कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, कौन ज़्यादा क्षारीय है, तो जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। अर्थात सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, ये होगा। सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, ये होगा। अर्थात जो पदार्थ सी है वो आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा। क्षारीय इसमें से कौन, क्षारीय कौन होगा, इसमें डी हो जाएगा। ये जो होगा ये कैसी प्रकृति का हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और ये कैसी प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का। इन चारों तत्वों में ये सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का है और ये क्या है, सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का है, इन सभी चारों तत्वों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पदार्थों को देख सकते हो, ये डिफाइंड आपके जो आपके पेपर में आएगा, अगर पूछने को आया ऑब्जेक्टिव में लगभग नियर अबाउट आएगा, या फिर 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे ही पूछेगा, ठीक। तो ये पूछेगा तो जैसे हम कोई पदार्थ दे देगा, कहेगा कि मान लीजिए कि किसी ए पदार्थ का, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है और उसका अम्लीय या पीएच मान 2.4 है, तो वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। क्यों, क्योंकि 7 से कम है, उसका पीएच मान क्या है, 7 से कम है। अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच मान क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाता है। क्या होता है कि आपके पेट की जब एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं, इनो का प्रयोग करते हैं। इनो प्रकृति में क्षारीय होता है, इनो प्रकृति में क्या होता है, क्षारीय होता है। और जब क्षारीय प्रकृति होने के कारण जब ये अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ जब अपक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावहीन कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, प्रभाव के। जैसे मान लो कि दोस्त हैं, मारपीट कर रहे हैं। अब 2 दोस्त जो मारपीट कर रहे हैं, अगर दोनों में ताकत बराबर है तो जितना तेज से घुसा ये मारेगा उतने तेज से लाते ये भी मारेगा, अर्थात दोनों की कैपेसिटी समान है। लेकिन अगर एक ज़्यादा ताकतवर हो जाए, एक कम ताकतवर हो जाए तो क्या होगा, समस्या होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, ठीक है। मान लो 2 सहेली छोटे उबल करत बाटी, अब मान लो कि दोनों लोग झगड़ा करत बाटी, एक लोग के इतना छोट बाल बाटे, एक लोग का इतना बड़ा बाल बाटे, तो कैसा मारपीट होगा बताओ। अर्थात क्या होगा कि जिसकी अम्लीयता अधिक होगी, अर्थात दोनों का प्रभावहीन कब होगा, जब दोनों की शक्ति बराबर होगी, जब दोनों की शक्ति क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन जब किसी की शक्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, किसी की शक्ति अगर बढ़ जाएगी तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ताकत जिसके पास है, अर्थात क्या होता है कि अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में हम लोग मतलब चर्चा कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि पीएच मान के आधार पर हम लोग मतलब निर्णय करते हैं कि मतलब क्या होगा। तो उदासीन प्रकृति क्या हो जाती है, उदासीन प्रकृति का मतलब कि एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देना। अर्थात जब हम इनो पीते हैं तो वो हमारे अंदर की एसिडिटी के साथ, अर्थात जो हमारे अग्न्याशय में, ठीक है, हमारे जो पेट में क्या एसिडिटी पाई जाती है, अम्लता पाई जाती है, उसके प्रभाव को हटा देता है, अर्थात क्या बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि इनो जो हम पीते हैं वो क्षारीय प्रकृति का है, वो किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। और जो हमारे पेट में है वो कैसा है, पेट कैसा है, अम्लीय प्रकृति में। अब ये जो जब दोनों आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और उदासीनीकरण के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, अर्थात साल्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जल मुक्त करते हैं। अब साल्ट और जल मुक्त करने के कारण देखिए क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है, क्षारीय और अम्लीय प्रकृति दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं कि ये एक दूसरे के प्रभाव को मुक्त करते हैं, लवण और जल बना लेते हैं और हमारी एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, 6 सेकंड में काम शुरू ना हो, तो कहते हैं कि इनो पी लो, 6 सेकंड में काम शुरू हो, तुम्हारा काम जरूर तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो इनो उनो ना पिया करो, ये घोंट घाट के कहीं पी जाओगे, खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये था इतना जो ब्रीफ आपको जो जानकारी दी गई थी, वो जानकारी दी गई थी अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए अब कुछ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लवण परिवार होते हैं, अर्थात साल्ट फैमिली कुछ होते हैं, ठीक है। अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास पदार्थ होते हैं जिनको पढ़ना आपके लिए क्या नाम, बोर्ड के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि लवण परिवार या साल्ट फैमिली के बारे में बात करें, लवण परिवार, ठीक है, या फिर कहें हम साल्ट फैमिली, ठीक है।
अगर इनके बारे में हम चर्चा करें, देखो लवण परिवार, देखो ठीक है, कुछ अगर कहा जाए फैमिली, ठीक है, कुछ मान लीजिए कि कहा जाए लवण के बारे में कहा जाए, कुछ लवणों के बारे में भी बताया जाता है, कुछ साल्टों के बारे में भी बताया जाता है कि इनकी प्रकृति अधिक अम्लीय होती है या क्षारकीय होती है या जो कुछ भी होती है उसके बारे में। लवण की भी देखो अम्ल और क्षार मिलकर ही बना है लवण, अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल और क्षार, इन दोनों के संयोग से ही लवण बना है, इन दोनों के ही संयोग से क्या बना है, लवण बना है। अब इन दोनों के संयोग से ही लवण बना है, लेकिन एक चीज ध्यान से दो, जैसे मान लीजिए कि अम्ल अगर ज्यादा, मान लीजिए कि कोई दो मिले हैं पदार्थ, इनमें से एक अम्ल है एक क्षार है, अगर अम्ल की प्रबलता अधिक रहेगी, अम्ल की प्रबलता अगर अधिक है और वो क्षार किसी भी क्षार से अपक्रिया करता है, अम्ल की प्रबलता अधिक है और किसी दुर्बल क्षार से अपक्रिया करता है या कोई कम क्षारीयता वाले क्षार से अपक्रिया करता है, तो वो लवण तो बनाएगा, लेकिन इस लवण में, ये लवण क्या होगा, थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होगा, हल्का क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, अर्थात ठीक है, जिसका प्रभाव अधिक रहेगा उसका प्रभाव परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। देखो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को तो हटाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा जिसका प्रभाव ठीक है अधिक है। अब ज्यादा अम्लीय पदार्थ था और क्षारीयता कम थी, तो क्या हुआ, ये लवण तो बना, लेकिन इसकी प्रकृति कुछ हद तक क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, अगर क्षारीयता प्लस हो जाए, कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी क्षारकता अधिक हो, जिसकी क्षारकता अधिक हो और अम्लता कम हो, कोई दो पदार्थ आपस में अपक्रिया करते हैं जिनकी अम्लता कम हो, क्षारीयता अधिक हो, जब क्षारीयता किसी पदार्थ की अधिक होगी, क्षारीयता किसी पदार्थ की अधिक होगी, तो क्या होगा, वो लवण और जल तो बनाएंगे, लेकिन अब इस ये जो लवण आपका बनेगा, ये जो आपका साल्ट बनेगा, इस साल्ट की प्रकृति क्या होगी, इसका जो स्वभाव होगा कुछ क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रभाव अधिक था, क्षार का प्रभाव क्या था, अधिक था, ठीक है। तो अब साल्ट फैमिली या लवण परिवार के बारे में हम लोग चर्चा करें, ठीक है, लवण परिवार, इसमें से सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। किसके बारे में, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। विरंजक चूर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें, विरंजक चूर्ण के बारे में या ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जानते हो ना, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हो ना, ब्लीच वगैरह किया जाता है, ठीक है, गल वगैरह पे लगा के। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको रासायनिक सूत्र तो इसका होता है CaOCl2, लेकिन इसका रासायनिक नाम अगर कहें हम, रासायनिक अगर नाम की बात करें, रासायनिक नाम, ठीक है, आणविक सूत्र तो ये हो गया। अगर हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम, और ऑक्सीजन है ऑक्सी कहेंगे, और बाकी क्लोरीन है क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी। देखो विरंजन का मतलब होता है, विरंजन का मतलब होता है कोई, जैसे मान लीजिए कि लाल कलर का कोई, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गुलाब है, एक गुलाब का फूल है, अब ये कैसा होगा भाई, रेड कलर का होगा, कैसा दिखेगा आपको, लाल कलर का दिखेगा। लेकिन क्या होता है कि विरंजन का मतलब होता है, क्या करो अब इसको विरंजक चूर्ण में अगर हम मिला दें, इसको विरंजक चूर्ण में अगर हम मिला दें तो ये क्या करेगा, इसको काला कर देगा, क्या करेगा, काला कर देगा, अर्थात इसके रंग को रंगहीन कर देगा, इसके रंग को क्या कर देगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में क्या होता है कि जैसे पदार्थ वगैरह, पुराने कपड़े या फिर पुराने प्लास्टिक वगैरह ले जाते हैं, तो उनको मतलब गला के उनसे फिर कलरफुल कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, उनका विरंजन किया जाता है। विरंजक चूर्ण जैसे पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण हो गया या फिर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब इनका प्रभाव ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, कोई रंग वाला पदार्थ हो, अर्थात जो कई रंगों का हो या सतरंगा हो, कोई भी रंग का हो, कितने भी रंग का हो, ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, रंगीन पदार्थों को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, इसलिए इनका नाम विरंजन, विरंजन का मतलब होता है रंगीन पदार्थों को क्या कर देना, रंगहीन कर देना, मतलब कोनो रंग ही ना रह जाए, ठीक है, लगेगा ही नहीं कि कोनो रंग दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर, अगर इसको हम बनाने की विधि के बारे में बात करें, बनाने की विधि, अब बनाने की विधि में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ें, ठीक है, बहुत विस्तृत ना पढ़ें, तो बनाने की विधि में, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात होता है ये बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की अपक्रिया
बुझे हुए चूने की अपक्रिया, ठीक है, बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन से करवाने पर, किससे? क्लोरीन, क्लोरीन से कराने पर, बुझे हुए चूने की अपक्रिया अगर हम क्लोरीन से करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। अब बनाने की विधि, बुझे हुए चूने, ठीक है, बुझे हुए चूने की अपक्रिया। अब जैसे मान लीजिए कि बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का वोल्टेज, इसकी अपक्रिया हम करवा देते हैं क्लोरीन से, इसकी अपक्रिया क्या करवा देते हैं? क्लोरीन से करवा देते हैं। अब यहाँ देखो Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ का बचा लेगा, CaO हो गया, और बाकी क्या हो गया? Cl2, और प्लस में क्या बचा हुआ है? यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन चला गया है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, अर्थात क्या हो गया? H2O, क्या हो गया? H2O, अर्थात ये क्या हो जाएगा? ये आपका है विरंजक चूर्ण, ये आपका क्या है? विरंजक चूर्ण, और ये क्या है आपका? जल, ये क्या है आपका? जल। अर्थात बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने मतलब ऐसा चूना जिसमें पानी मिल गया वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। बुझे हुए चूने में अगर क्लोरीन की अपक्रिया करवा दी जाती है, क्लोरीन की अपक्रिया आपको करवा दी जाती है, या क्लोरीन गैस उसमें प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आपको क्या मिल जाता है? विरंजक चूर्ण। क्या मिल जाता है? विरंजक चूर्ण मिल जाता है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर आपको मिल जाता है। बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त करोगे? आपके पास सूखा चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, इमें जल की अपक्रिया करवा दो। किसकी अपक्रिया? जल की अपक्रिया। अब Ca 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, अर्थात OH का क्या कर दो? होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 हाइड्रोजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, अर्थात क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अर्थात बिना बुझे हुए चूने की अपक्रिया जब जल से करवाते हैं तो आपको बुझा हुआ चूना मिल जाता है, और बुझे हुए चूने की अपक्रिया जब हम क्लोरीन से करवा देते हैं तो आपको विरंजक चूर्ण मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। ये इनकी प्रकृति विरंजन की होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विरंजक चूर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। अच्छा, इसके उपयोग के बारे में बात करें, देखो आपके पेपर में अगर आ जाता है कि किन्हीं कोई पदार्थ आपको दे देता है, कोई भी साल्ट फैमिली का कोई भी आ जाता है और कह देता है कि मतलब इसका उपयोग बताओ, तो इसके उपयोग में सबसे पहला एक उपयोग आप लोग लिख देना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होता है कि अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। तो ये अब प्रयोगशाला में क्या इनका प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ का एक उपयोग आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। बाकी ई का काम क्या होता है? विरंजन का काम होता है। ये क्या करता है? विरंजक का काम करता है। इसका छिड़काव के लिए भी किया जाता है, विरंजक चूर्ण का ही तो छिड़काव किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि नलों वगैरह में आशा बहू वगैरह छिड़काव करवाती नहीं है, हल्का मतलब कुछ हल्का येलो टाइप का मतलब होता है, और वाइटनेस उसकी ज़्यादा होती है, तो नलों वगैरह के आसपास छिड़काव किया जाता है जिससे मच्छर वगैरह ना आए वहाँ, ठीक है। तो इनके लिए भी इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह में जो उद्योग कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में क्या किया जाता है? कंपनियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कंपनियों में जैसे किसी रंगीन पदार्थ हो, कोई रंगीन पदार्थ हो या प्लास्टिक वगैरह हो, उनको रंगहीन करने के लिए, उनके रंगों को हटाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे ये इससे क्या नाम है, एंटीसेप्टिक वगैरह बनाने में भी या क्रीम वगैरह बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उपयोग होते हैं जो विरंजक चूर्ण के किए जा सकते हैं। आगे साल्ट फैमिली में लोग देखते हैं क्या है विरंजक चूर्ण। हाँ, विरंजक चूर्ण। और उसके बाद फिर बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं, अर्थात खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा, ठीक है। हमने बताया कि इसका प्रयोग क्या नलों के आसपास छिड़काव वगैरह के लिए कहते हैं, क्यों? जहाँ मतलब जैसे आर्द्रता काफ़ी टाइम से हो और वहाँ क्या नाम हो कि मतलब आर्द्रता जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ क्या होते हैं, जीवाणु आ जाते हैं ना, मतलब विषैले जीवाणु आ जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। हम आगे बात करते हैं अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, अगर हम आगे बात करें, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब अगर इसके बारे में आगे हम बात करें, आगे हम बात करें खाने वाला सोडा, क्या? खाने का सोडा, खाने का सोडा, खामन सोडा, ठीक है, अर्थात बेकिंग सोडा। बेकिंग, बेकिंग मतलब क्या? बेक माने क्या होता है? पकाना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बारे में अगर हम बात करें, या फिर खाने वाले सोडा के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, या खाने वाले सोडा के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि इसका जो आणविक सूत्र होता है या रासायनिक सूत्र का अगर हम कहें, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगर इसका रासायनिक नाम कहें, रासायनिक नाम
इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हो इसको। ठीक है, या इसके जगह पे बाई भी कह सकते हो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये नाम भी आप लोग कह सकते हो। इसको बनाने की विधि क्या होती है? बनाने की विधि क्या होती है? किसको बनाने की विधि? बेकिंग सोडा, खाने के सोडा को बनाने की विधि क्या होती है? ठीक है, इसके बनाने की विधि क्या होती है कि सोडियम क्लोराइड का मतलब जानते हो, नोन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ अमोनिया, एवं अमोनिया से करवाने पर क्या? अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराने पर। ठीक है, अर्थात जो सोडियम क्लोराइड, अर्थात इसके बनाने की विधि क्या होती है? बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाले सोडा को बनाने के लिए, ठीक है, खाने वाले सोडा को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या क्या हो? अमोनिया हो। अर्थात इन तीनों की अभिक्रिया, इन चारों की अभिक्रिया अगर हम आपस में करवा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास सोडियम क्लोराइड है और प्लस क्या है? जल है, और प्लस क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लस क्या है आपके पास? अमोनिया। ठीक है, अगर हम इन सभी की अभिक्रिया करवा दें तो एक चीज देखिए, यहाँ NaCO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो Na यहाँ का हो गया, एक H ले लेते हैं यहाँ कहीं से भी ले लें, NaS, उसके बाद फिर CO3, एक O यहाँ से CO3 हो गया, बचा क्या आपके पास? NH, 3 हाइड्रोजन यहाँ से बचा था, एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या हो गया? NH4, और बाकी क्या हो गया? Cl। अर्थात सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसकी अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ साथ, अगर इन तीनों के साथ अभिक्रिया आपस में हम करवा दें, इन चारों की अभिक्रिया आपस में करवा दें, ठीक है, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ये आपके पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या है? जल है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। ठीक है, इन सभी की अभिक्रिया परस्पर में आपस में करवा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? खावन सोडा, अर्थात खाने का सोडा, और प्लस में क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम नौसादर भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नौसादर भी कहा जाता है। नौसादर क्या होता है कि कपूर का नाम सुने हो ना? ठीक है, कपूर क्या होता है कि इसको जब जलाया जाता है तो ये ठोस अवस्था से सीधे क्या? गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अर्थात कोई ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर वो मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, तरल अवस्था में परिवर्तित ना हो। सामान्यतः क्या होता है, ठोस को जब आप गर्म करोगे तो पहले वो द्रव अवस्था में बदलेगा, तब जलेगा। ठीक है, तब वो गैसियस स्टेट में बदलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन होने का मतलब कि ये क्या करते हैं कि इनको जब जलाया जाता है तो ठोस अवस्था से सीधे गैसियस स्टेट में या गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और इन पदार्थों का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे अमोनियम, उसमें से अमोनियम क्लोराइड भी है, कपूर हो गया। ठीक है, ये सब पदार्थ ऐसे होते हैं, इसी को नीला थोथा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, ये ऐसे चीजें होती हैं जिनको जलाने पर सीधे क्या होते हैं? ये सीधे क्या होते हैं कि ये सीधे ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाते हैं? गैसीय अवस्था में बदलता है, इसलिए इनका क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें खाने के सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग सबसे पहले हमने भी बताया पिछले क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ हमने बताया कि इसका एक उपयोग आप लिख सकते हो कि क्या नाम है इसका,
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का आपको उपयोग लिखना है, एक उपयोग आपके पास, ठीक है, नॉन डिफाइन है कि आप लोग बिल्कुल लिख दो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कोई भी पदार्थ हो उसका प्रयोग प्रयोगशाला में जरूर किया जाता है अभिकर्मक के रूप में, वो 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। दूसरी चीज, खाने का सोडा, आपके घरों में इसका प्रयोग किया जाता है, पकवान वगैरह बनता है उसको फुलाने के लिए होता है, या मतलब चीज़ों को खस्ता बनाने के लिए, समोसे वगैरह बनते हैं, पकौड़िया वगैरह बनते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को खाद्य पदार्थों को खस्ता करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए होता है, खाद्य पदार्थों को शीघ्र पकाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगर इसको खाद्य पदार्थों में डाल देता है तो जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, ठीक है, जल्दी पक जाते हैं। और मान लीजिए ये जो होता है, इसका प्रयोग जो होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अग्निशामक यंत्रों में भी होता है। किसमें? अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्रों में भी होता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्र देखोगे ना, कहीं पेट्रोल पंप वगैरह पे जाते हैं, कंपनी वगैरह में जाते हैं, लाल रंग के सिलेंडर होते हैं ना, अग्निशामक यंत्र, ठीक है, सिलेंडर रखे होते हैं ना, तो वो अग्निशामक यंत्र होते हैं। अग्निशामक मतलब अग्नि का शमन करने वाले, ठीक है, आग बुझाने वाले पदार्थ, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, उनको यहाँ किया जाता है। और उसके बाद फिर ये सोडियम अर्थात खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसमें नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाने से क्या होता है, इनकी अपक्रिया आपस में करवाने पर हमको खाने का सोडा मिलता है, अमोनियम क्लोराइड या नवसाधन मिलता है, ठीक है। और इनके उपयोग के बारे में प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, या फिर मतलब खाने के सामानों को खस्ता करने के लिए, शीघ्र पकाने के लिए, ठीक है, इन सब पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े उद्योगों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, या बड़ी बड़ी कंपनियों में जो क्या नाम है होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि खाने को शीघ्र पकाने के लिए, या मसाला वगैरह हो गया, पनीर वगैरह बनता है ना भंडारा वगैरह में, क्या करते हैं, यही सब डालते हैं, ये सब ज़्यादा डालते हैं। इससे क्या होता है कि मसाले फूल जाते हैं, और मसाले फूल जाने की वजह से उसमें गाढ़ापन आ जाता है, तो कहते हैं कि ग्रेवी अच्छी हो गई, ठीक है। तो और उसके बाद फिर खाने का सोडा हो गया। ऐसे ही और पदार्थों के बारे में हम बात करें तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से और पदार्थ बचे हुए हैं। एक पढ़ा हमने ब्लीचिंग पाउडर, और एक पढ़ा हमने खाने का सोडा, और अगला हमारे पास धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा। क्या होता है? धोने का सोडा, धावन सोडा। धोने का सोडा, ठीक है। अब धोने का जो सोडा होता है, धावन सोडा होता है, इसका हम रासायनिक सूत्र अगर हम देखें, इसका जो रासायनिक सूत्र देखें, रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3। और अगर रासायनिक नाम की बात करें हम लोग, रासायनिक नाम की बात करें हम लोग, तो रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अर्थात इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर इसके बात करें, इसके बनाने की विधि की बात करें, इसके बनाने की अगर हम विधि की बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको भी गर्म कर देने से आपको मिल जाएगा, ठीक है, जल के साथ अपक्रिया करवा देने से, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको मिल सकता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए कि Na2CO3 हो गया, और डेका हाइड्रेटेड 10H2O होता है। डेका हाइड्रेटेड 10 को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डेका कहा जाता है। इसी को जब गर्म कर देते हैं हम ना, इसी को जब हम गर्म कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? क्रिस्टल के रूप में Na2CO3 अर्थात क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, अर्थात ये जहाँ कहीं भी पाया जाता है डेका हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। और इनको जब क्या किया जाता है? गर्म कर दिया जाता है। इनको जब क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। तो क्या गर्म कर देते हैं तो ये जो जल होता है, ये जल क्या हो जाता है? उड़ जाता है, अर्थात इसका क्या होता है? वाष्पन हो जाता है, और आपको सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मिल जाता है। और अगर इसके बारे में बात करें, सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करें, तो जैसे क्या होता है? NaCl की अपक्रिया, सोडियम क्लोराइड है आपके पास, इसकी अपक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दें, इसकी अपक्रिया किसके साथ करवा दें हम? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ एक पदार्थ ले लें हम, जैसे मान लीजिए कि जल ही ले लें। अगर इनकी अपक्रिया आपस में करवा देते हैं तो बन जाएगा आपका सबसे पहले Na2NaCl ले लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2 अर्थात 2 सोडियम यहाँ से, CO2 यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, CO3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन, अर्थात क्या हो जाता है? 2HCl। क्या हो जाता है? 2HCl। अर्थात अगर हम बात करें, डायरेक्टली बात करें कि सोडियम कार्बोनेट आपको कहाँ से मिलेगा, तो सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ किसकी? जल की भी अपक्रिया करवा दें, जल की भी अपक्रिया करवा दें तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद फिर क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब
प्रक्रियाओं के माध्यम से भी, इस प्रक्रिया से आप सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जब भी ये मिलता है आपको, ठीक है, जब भी ये मिलता है आपको डेकाहाइड्रेटेड रूप में रहता है, अर्थात इसके मतलब जो अणु होते हैं उसमें जल की मात्रा पाई जाती है, और इसको जब क्या नाम है गर्म किया जाता है तो जल का वाष्पन हो जाता है और आपको शुद्ध तरीके से क्या मिल जाता है, धामन सोडा आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? धामन सोडा अर्थात होने वाला सोडा मिल जाता है। ठीक है, अगर इसके उपयोग के बारे में बात करें, अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका जो उपयोग होता है, सबसे पहले घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों में सामानों की सफाई के लिए, मतलब सामानों के, ठीक है, उचित व्यवस्था के लिए भी इनका प्रयोग मतलब किया जाता है। ठीक है, तो कई ऐसे उपयोग आप लिख सकते हैं इनका उपयोग जहाँ किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? धामन सोडा, अर्थात इसको क्या कहते हैं घरों में, इसको क्या कहते हैं, इसी को निरमा बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? निरमा बोलते हैं। ठीक है, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कुछ तो मूर्ख कैसे पड़े होते हैं, कहते हैं ना हम इस्तेमाल ही करेंगे ना विश्वास ही करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वालिटी के भी लोग पाए जाते हैं भारत में, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये निरमा होता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसके बाद फिर अगर हम देखें धामन सोडा, और धामन सोडा के बाद धामन सोडा के उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनेक प्रकार के उद्योगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में अगर हम बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पीओपी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जानते होंगे आप लोग, घरों में सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अर्थात इसको क्या कहते हैं? पीओपी बोला जाता है। घरों में पीओपी लगता है कि नहीं लगता है? वही चीज़ होता है। ठीक है, पीओपी क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर हम बात करें, पीओपी के बारे में बात करें, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है ये? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद फिर हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, इसका क्या होता है? नाम होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये प्राप्त कैसे होता है? ठीक है, इसकी प्राप्ति के बारे में अगर हम बात करें तो जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इसके क्रिस्टलन से, ठीक है, को गर्म करने पर अर्थात क्या होता है कि अगर हम जिप्सम को गर्म कर दें, गर्म कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिल जाएगा? जैसे मान लीजिए कि CaSO4 इंटू 2H2O, इसको जब हम गर्म करेंगे, इसको क्या करें हम? गर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1.5 H2O बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। ठीक है, जल के, ठीक है, 1.5 बच जाएंगे। ठीक है, और आधा यहाँ हो गया। अर्थात क्या होता है कि जब हम जिप्सम को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तो क्या होगा कि ये कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद फिर इसमें जल काफ़ी मात्रा में निकल जाएंगे, हल्का फुल्का जल रह जाएगा, उतना होना भी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास पदार्थ, जैसे जिप्सम के बारे में अगर हम बात करें कि जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी वगैरह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट जो होता है, सीमेंट में इसकी कुछ मात्रा, इसकी 2 पॉइंट समथिंग मात्रा कुछ मिलाई जाती है उसमें सीमेंट में, तो इस वजह से क्या होता है, अभी जैसे होता है ना कि ये पीओपी होता है या जिप्सम होता है, इनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि जल के साथ अगर मिला दे, जैसे जो पीओपी होता है ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? पाउडर फॉर्म में। इसको जब जल के साथ मिला देते हैं तो ये जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। और जिप्सम जब ये सूखता है ना तो बहुत ही कठोर बन जाता है। जैसे प्लास्टर वगैरह करने के लिए या घरों में पीओपी लगाया जाता है तो इनका प्रयोग क्या होता है कि नहीं, जल में थोड़ा सा मिला दिया जाता है। अर्थात जो आपके पास जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसी को थोड़ा सा जल में जब इसको मिला देते हैं तो जल में मिला देने से ये क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम ही सबसे बहुत ही कठोरतम पदार्थ है। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में क्यों किया जाता है? क्योंकि सीमेंट में जब डाल देता है, सीमेंट में मजबूती कहाँ से आती है? जिप्सम में। अगर जिप्सम की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो सीमेंट की मजबूती भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, हाथ वगैरह टूट जाता है ना प्लास्टर करने के लिए, क्या होता है उसमें पाउडर नुमा, जब आप प्लास्टर जिसको हुआ होगा उसको अच्छे से मालूम होगा कि जैसे क्या होता है कि जो पट्टी होती है,
ठीक है। उस पट्टी में पहले देखोगे कि पाउडर लगे होते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, लपेटते जाते हैं और पानी से मिलाते जाते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो कुछ देर बाद जब सूख जाता है तो सूखने के बाद एक कठोरता पदार्थ जिप्सम, ठीक है, जिप्सम बना लेता है और जिप्सम बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्रयोग कहता है कि जिससे हड्डियां सीधी रहे और जुड़ जाएं, ठीक है, तो नहीं तो फिर से टूट जाएंगी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे साल्ट फैमिली में कुछ ऐसे थे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण थे, जिनको हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत खास कुछ बचा नहीं हुआ है जिसके बारे में हम लोग पढ़े। इसके एक्सरसाइज के बारे में बचा हुआ है। एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो पूछ रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है। और भी ऐसे कई पदार्थ ऐसे हैं, ठीक है। पूछा है कि इसमें उदासीनी का अपक्रिया क्या है, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। मतलब एक्सरसाइज इसके आप कर सकते हो। इस क्लास को करने के बाद इसके एक्सरसाइज, ये क्लास है, इसके पहले का क्लास है, इन दोनों क्लासों को अगर आप कर लेते हो तो इसका एक्सरसाइज बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हो। बाकी तो सब कुछ जो भी है, जैसे आपके साइंस में जो भी चीज़ें हैं आगे जो भी चैप्टर्स आपको आने वाले हैं वो भी आप लोग को बराबर क्लास आपको मिलते रहेंगे और बराबर आपको, ठीक है। आप क्या कीजिए, इन क्लासों को देखिए और अगर पसंद आते हैं आपको क्लास तो क्या कीजिए, इन क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे अगर आप के पास अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, शीघ्रता से पहुँचे, अर्थात आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग की बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, आप संघर्ष अपना जारी रखिए, ठीक है। संघर्ष करके ही आप लोग कुछ लक्ष्य तक कोई लक्ष्य पा सकते हो, बगैर संघर्ष के जीवन में महानता हासिल नहीं होती। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।